तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास के बारे में सबसे फर्स्ट चीज तुम ये जान लो कि ये एक काल्पनिक चीज है, एक हाइपोथेसिस है, एक मान्यता है, एक कल्पना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक कल्पना है। कैसी कल्पना है अभी मैं बताऊंगा क्या कल्पना है। ठीक है, तो मान लो कोई बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है। ठीक है, तो इस बॉडी पर तो पूरे बॉडी सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बॉडी का जो मास है ना हर जगह ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट। ये पूरे सॉलिड बॉडी है मान लो, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एग्री करते हो? यस है। ईच एंड एवरी पॉइंट इस बॉडी पर जहाँ भी तुम पॉइंट रखोगे ना सब जगह मास है, सब जगह मास है, सब जगह मास है। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस बॉडी का एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है, जरूरी नहीं कि सेंटर पे होगा, इसका नाम है सेंटर ऑफ मास, लेकिन इस बॉडी पर एक पॉइंट ऐसा है, जैसा इस बॉडी पर एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर मान लिया जाता है कि उस पॉइंट पर इस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि इस बॉडी पर ये वाला पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, तो हम ऐसा मान लेते हैं ना इस बॉडी का सारा मास इसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, बाकी जगह कोई मास है ही नहीं। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो तुम पटना से मुंबई, ठीक है, मुंबई के बीच का जो दूरी है ना वो कितना है आई डोंट नो, मान लो 1600 किलोमीटर है, मान लो। ठीक है, पटना से मुंबई की दूरी कितना, 1600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जो भी हो। ठीक है, तो एक तो पटना की अपनी लंबाई मान लो 30 किलोमीटर अबाउट, और एक तो मुंबई की अपनी लंबाई मान लो 50 किलोमीटर अबाउट। ठीक है, तो इसके अनुसार तो ये 150 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाना चाहिए ना, और बोलना चाहिए हमको कितना है भैया कि 1750 किलोमीटर है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि 1600 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि पटना और मुंबई के बीच का डिस्टेंस है ना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। किसके तुलना में? पटना की तुलना में। देखो पटना की तुलना में मान लो 30 किलोमीटर, और मुंबई और पटना के बीच का डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर, और मुंबई का लेंथ है 150 किलोमीटर, और मुंबई और पटना के बीच का डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर जो भी है। तो इनके लेंथ के कंपैरिजन में तो ये वाला लेंथ बहुत हाई है ना, इनके लेंथ के कंपैरिजन में, मुंबई और पटना के लेंथ के कंपैरिजन में दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत है, इसलिए इसके लेंथ को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। किसके लेंथ को? पटना के लेंथ को या फिर मुंबई के लेंथ को। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, पटना को एक पॉइंट पर मान लेते हैं कि भैया ये पॉइंट है पटना है और ये पॉइंट मुंबई है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को माप लेते हैं कितना है 1600 किलोमीटर। तो ऐसा हमने क्यों किया? हमने मान लिया कि ये पटना पूरा इस पॉइंट पर सिचुएटेड है बस, लेकिन वास्तव में तो पटना 30 किलोमीटर फैला हुआ है, और हमने मान लिया कि पटना इसी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। मुंबई हमने मान लिया मुंबई इसी पॉइंट पर सिचुएटेड है, जबकि वास्तव में तो मुंबई 150-200 किलोमीटर लंबी है ना, और हमने मान लिया कि नहीं भाई मुंबई जो है ना इसी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मापने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जब लंबी दूरी हो ना, दो शहरों के बीच डिस्टेंस बहुत हाई हो, तो दोनों शहरों को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन। ओके, उसी तरह से इस हमने मान लिया कि इस बॉडी का ना पूरा मास इस सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, इसी सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि वास्तव में तो मास हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि नहीं भाई इस बॉडी का सारा मास इसी सेंटर पर प्रेजेंट है, और इसी को हम बोल देते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं
सारा ऐसा क्यों करते हैं हम भाई, क्यों मान लेते हैं कि इस बॉडी का सारा मास इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है? फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन, जैसे ये हुआ, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन, या फिर फॉर द सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ऐसा हम जब करते हैं ना तो ये हमको हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाता रहता है। एक तो ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, दूसरा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है, तो बस ये एक मान्यता है, एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? कि भाई इस बॉडी का पूरा मास इस एक पॉइंट पर सिचुएटेड है, इस एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्यूब बॉडी है, ठीक है, ये कोई सॉलिड बॉडी है, तो हमने मान लिया कि इसका कोई सेंटर ऑफ मास जो है, इस बॉडी का पूरा मास इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, और इसी को हम बोल दिए सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो ये समझ लो कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पर वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पर वो पॉइंट होता है जहां पर मान लिया जाता है कि उस बॉडी का सारा मास उसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है। इस बॉडी का सारा मास इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, बाकी जगह पर कोई मास है ही नहीं, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो, क्या है डेफिनेशन, और उसके पहले आपको बोर्ड भी साफ करनी पड़ेगी। चलिए, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या होगा? द पॉइंट ऑन ए बॉडी at which whole mass of the body is supposed to be, ये लिखना बहुत जरूरी है, is supposed to be, ये supposed to be लिखना बहुत जरूरी है। क्यों भाई लिखना जरूरी है? क्योंकि हमने बताया ना कि सेंटर ऑफ मास का हाइपोथेटिकल चीज है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ओके, is supposed to be the point on a body at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. Is called center of mass। जिसको कोई आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं COM, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन समझ में आ गई। तो इस सेंटर ऑफ मास भले ही एक एजम्पशन है भाई, एक अपनी मान्यता है कि भाई हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी पर वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर ऐसा मान लिया जाता है कि उस बॉडी का सारा मास उस पॉइंट पर प्रेजेंट रहता है। या फिर सिस्टम में भी हम मान सकते हैं कि भाई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ऐसा मान लिया जाता है उस सिस्टम का सारा मास उसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, चाहे बॉडी हो या सिस्टम हो। हम एक मान लेते हैं कि भाई एक पॉइंट है जहाँ पर सारा मास प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन भले ही एक एजम्पशन है, ओके, भले ही एक मान्यता है, एक कल्पना है, लेकिन इस कल्पना के भी अपने एक रूल है, इस कल्पना के भी अपने रूल है। ये कल्पना भी विदाउट रूल नहीं आई है। क्या रूल है? सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेट करने का अपना एक रूल है, अपना एक फार्मूला है, और उसी फार्मूला के हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बॉडी है जहाँ मन वहाँ फिंगर रख दिए, पॉइंट बना लिए और हमने मान लिया कि भैया यही है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ऐसे नहीं होता कि और तुम बोलो कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास और हम बोले कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, ऐसा नहीं होता है कि तुम कुछ एज्यूम कर लो, ये तो एजम्पशन है, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और कोई आया यहाँ पर मान लिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका कुछ रूल है, कुछ फार्मूला है जिसके हेल्प से हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो ये है ना, ये है, इसको मैं अगर यहाँ से ऐसे उठाऊँ तो ये नीचे गिर जाएगा, यहाँ से उठाओ तो इधर गिर जाएगा, लेकिन इधर बीच से उठाऊँ तो एकदम बैलेंस हो गया ना। तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे मार्कर का ना, इस मार्कर का पूरा मास इसी एक पॉइंट पर सिचुएटेड है, और जहाँ पर हमने अपनी और उसी सेंटर ऑफ मास पर यदि हमने सपोर्ट दिया ना, एक पूरी बॉडी बैलेंस हो गई। यदि इसी बॉडी को हम यहाँ पकड़े ना,
तो इधर गिर जाएगी, ठीक है। और इधर पकड़े ना, इधर पकड़े, इधर इधर, तो इधर गिर जाएगी। मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करूँ ना तो बॉडी एक तरफ गिर जाएगी, इधर करूँगा तो इधर गिर जाएगी, इधर करूँगा तो इधर गिर जाएगी। और यहाँ पर मैं पकड़ा हूँ ना तो बॉडी एकदम बिल्कुल बैलेंस में, पकड़ा नहीं हूँ, यहाँ पर रखा हूँ, ये मत समझना पकड़ा हूँ, सॉरी, पकड़ने में और ऐसे रखने में अंतर होता है भाई। ऐसे बिल्कुल रखा हूँ, ठीक है, पकड़ा नहीं हूँ मैं, फिर भी ये मार्कर क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, ओके। क्योंकि ऐसा है कि ऐसा है, मान लिया जाता है कि इस बॉडी का सारा मास इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, इसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो यही है खेल सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास अपने एक भले एजम्पशन है, लेकिन हम अपने से नहीं, कहीं भी बिंदु डाल देंगे, कहेंगे यही पर पूरा मास प्रेजेंट है, उसको फाइंड करने के अपनी एक रूल है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला वो। मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन ओ है, ओके। और मान लो यहाँ पर मास पड़े हुए हैं, बहुत सारे मास हैं, एक मास ये है, एक मास ये है, और एक मास ये है, ठीक है। एन नंबर ऑफ मास पड़े हुए हैं, मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, और ये बॉडी एन है, ये बॉडी एन है, ठीक है। एन नंबर ऑफ मास पड़े हुए हम 3 ही दिखा रखे हैं यहाँ पर, लेकिन एन नंबर ऑफ मास के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस ये बॉडी 1 2 और इसी तरह से ये बॉडी कौन सा है, तो nth नंबर वाला बॉडी है, ओके। इस फर्स्ट का जो पोजीशन वेक्टर है ना ऑरिजिन से, वो क्या है, मान लेते हैं r1 है, ठीक है। इस फर्स्ट बॉडी का जो ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r1 है। पोजीशन वेक्टर मतलब इस बॉडी और ऑरिजिन के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ओके, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक एरो बना दो, ऑरिजिन और बॉडी के बीच एक एरो बनाओ, एरो तो स्टैटिक होती है। तो सेकेंड बॉडी का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r2 है, सेकेंड बॉडी का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r2 है, और ये nth नंबर वाला बॉडी ना, इसका पोजीशन क्या होगा, तो rn हो जाएगा, आ जाएगा ना, ये फर्स्ट बॉडी है इसलिए इनका पोजीशन वेक्टर आज हूँ। अच्छा, पोजीशन वेक्टर में ड्रॉ कर रहा ना तो ऊपर में एरो बना देना, r1 r2 rn के ऊपर एरो बना देना, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r1, सेकेंड बॉडी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2, इसी तरह से n नंबर ऑफ बॉडी है तो इस n नंबर ऑफ बॉडी का पोजीशन वेक्टर कितना है, तो वेक्टर rn, ओके। जितना बॉडी हो 1 2 3 4 5 6 काउंटेबल ही है, काउंटेबल ही है, ठीक है, जितना भी है काउंटेबल है, ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट हो जाएगी तो फिर दूसरी बात हो जाएगी, फिर उसके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। काउंटेबल है, ठीक है ना, n नंबर ही है बट काउंटेबल है, ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट है, तो काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इनका पोजीशन कितना, इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर rn। पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट और ऑरिजिन के बीच एक एरो ड्रॉ करो, ओके, और उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ पर 3 पार्टिकल है, इस तीनों पार्टिकल को हम क्या करते हैं ना, एक सिस्टम की तरह एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये तीनों पार्टिकल एक सिस्टम है, ठीक है, तीनों पार्टिकल क्या है, एक सिस्टम है। एक सिस्टम में जो 3 पार्टिकल तो नहीं है, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इन सभी को हम क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। तो इस सिस्टम का कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ मास होगा, हमने बोला ना कि बॉडी का भी सेंटर मास होता है और सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास होता है, ओके। तो यदि ये सिस्टम n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा ना। जैसे ये मार्कर हमने दिखाया तुमको, भैया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, पकड़ा हुआ नहीं है मैंने, बस रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इधर रखूँ ना मार्कर गिर जाएगी, अगर थोड़ा सा भी मैं इधर उधर रखूँ ना तो मार्कर गिर जाएगी, क्योंकि इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास यहीं पर प्रेजेंट है जहाँ पर ये बैलेंस है, ओके। तो उसी तरह से इस पूरे सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो उसके लिए एक फार्मूला आती है, क्या आती है, मान लो ये RCM, ठीक है ना, RCM सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, तो इनका फार्मूला है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn। Mn Rn क्यों लिखा है मैंने, अच्छा यहाँ थोड़ा डैश 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 दे दो, क्योंकि हमको पता नहीं कितना पार्टिकल है, यहाँ पर लिख देते हैं Mn Rn, और वेक्टर लगाना मत भूलना। नीचे में क्या हो जाएगा, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn, ठीक है। अच्छा यहाँ भी एरो होगी, यहाँ भी एरो होगी,
ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी। R1 क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी। R2 इज द पोजीशन ऑफ सेकंड बॉडी एंड Rn इज द पोजीशन ऑफ nth नंबर ऑफ बॉडी फ्रॉम द origin and RCM vector RCM this is the position of center of mass of the system from origin। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। जहाँ पर आरसीएम क्या है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम लिख लेना अपनी कॉपी पर, आरसीएम क्या है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एंड M1 क्या है? तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। M2 क्या है? मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। इस तरह से Mn क्या है? तो मास ऑफ nth बॉडी। R1 क्या है? तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी फ्रॉम ऑरिजिन। R2 क्या है? पोजीशन ऑफ सेकेंड बॉडी फ्रॉम ऑरिजिन। इस तरह से Rn क्या है? तो पोजीशन ऑफ nth बॉडी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये फॉर्मूला है निकालने का, वेक्टर आरसीएम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn Rn अपॉन में टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस Mn। ठीक है ना, जितनी भी मास है सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या है? फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है? तो सेंटर ऑफ मास का निकालने का फॉर्मूला है। ओके, तो यदि बात करूं मैं कि इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस पर क्या पोजीशन है, इस पूरे सिस्टम, जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, तो इनका एक्स एक्सिस पर कुछ तो पोजीशन है। चलो मान लो ये है, वाई एक्सिस पर तो कुछ पोजीशन है, और जेड, इसी तरह से जेड एक्सिस पर इनका पोजीशन होगा ना। इस तरह से इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उनका एक्स एक्सिस पर, मतलब इस एक्सिस पर क्या पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? एक्स सी एम इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस डैश 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 Mn Xn अपॉन में टोटल मास कर देना है M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 Mn। ठीक है, यहाँ पर XCM क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। XCM क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये वाला लिखा है। XCM क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और इस तरह से तुम YCM भी निकाल सकते हो। YCM क्या है? तो Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिखेंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस डैश 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 Mn Yn अपॉन में टोटल मास कर दो। टोटल मास कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस Mn। ठीक है, ये किसकी फॉर्मूला होगी? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से तुम जेड सी एम भी लिख सकते हो, जेड सी एम भी लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस डैश 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 Mn Zn अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस Mn टोटल मास। ये किसकी हो गई? तो सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट हो गई। ओके, तो ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, इसके हेल्प से हमने इसको लिखा, जहाँ पर XCM क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, एक सेकंड के लिए जूम कर लेते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, कुछ ना कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट है ना, और कुछ ना कुछ तो जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो वही निकल रहा है। मान लो कि इसका जेड कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो कैसे फाइंड करेंगे इसके डिस्टेंस? XCM बराबर होता है M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस Mn Xn अपॉन में टोटल मास। इस तरह से YCM, इस तरह से ZCM। जहाँ पर XCM क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एक्स एक्सिस। YCM क्या है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट Y एक्सिस। ZCM क्या है? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट Z एक्सिस। ठीक है ना, अभी हमने तुमको दोबारा XYZ एक्सिस बना करके समझाया कि भाई ये चलो लो, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहाँ पर कोई बॉडी है, मान लो इस पूरे सिस्टम का ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास में तो एक ही पॉइंट होंगे, अब तो इतने पॉइंट आएंगे नहीं, तो इनका तो कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसी को हमने दिखाया XCM बराबर। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो ये इस फॉर्मूला से निकालेंगे, XCM इक्वल टू M1 X1। अच्छा, कुछ ना कुछ तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, YCM इक्वल टू, और कुछ ना कुछ तो
जेड कोऑर्डिनेट होगा जो इस फॉर्मूला से निकलेगा, जेड सी एम इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो जहाँ पर एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम क्या है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये तो बात हुई कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है। और कुछ बात सीखेंगे, पहले इतना नोट कीजिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि जो यूनिफॉर्म बॉडी होता है ना, मान लो कोई बॉडी है, ये है, ये बॉडी बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म है, ओके ना। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ठीक इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर होता है, जियोमेट्रिकल सेंटर पर होता है। अच्छा, जियोमेट्रिकल सेंटर मतलब इस बॉडी के सेंटर पर, तो इस बॉडी का सेंटर क्या होगी, यही होगी ना, जियोमेट्रिकल सेंटर मतलब इस बॉडी का सेंटर। तो यदि बॉडी इनफॉर्म है ना, मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है, इनफॉर्म है, तो यदि ये बॉडी इनफॉर्म है ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके ठीक सेंटर पर होता है, ठीक है। इस तरह से मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और ये इनफॉर्म बॉडी है, क्या इनफॉर्म बॉडी है, तो इनका भी सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर पर होता है, ओके। इसका भी सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर पर होता है। तो बॉडी कोई भी हो, किसी भी शेप में हो, जैसे इस शेप को, ये शेप को, यदि इनफॉर्म है ना, इनफॉर्म बॉडी है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता है, मतलब ठीक उसके सेंटर पर होता है, उस बॉडी के ठीक सेंटर पर होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, द सेंटर ऑफ मास of a uniform body is present at their geometrical सेंटर, मतलब ठीक उस बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म हो, ओके। जैसे यहाँ पर है, ठीक इसके सेंटर पर है, जैसे यहाँ पर है, ठीक इसके सेंटर पर है, ओके। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेकेंड बात जानने लायक क्या है सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकता है और बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसका इसका सेंटर ऑफ मास इसके बॉडी पर है, लेकिन जरूरी नहीं कि बॉडी पर ही प्रेजेंट हो, ये बॉडी के बाहर भी हो सकती है। फिर बाहर कैसे चली जाएगी सर मास डिस्ट्रीब्यूशन, चली जाएगी ना, क्यों चली जाएगी, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि सेंटर ऑफ मास इज हाइपोथेटिकल थिंग, एक हाइपोथेटिस है, एक मान्यता है, एक कल्पना है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ये इसी एक पॉइंट पर बॉडी का सारा मास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब एज्यूम कर लेते हैं और कैलकुलेशन से उस सेंटर ऑफ मास को फाइंड करते हैं, तो कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कभी कभी बॉडी से बाहर भी आ जाती है। अच्छा, किस कंडीशन में आती है बॉडी से बाहर, तो देखो मान लो ये एक सर्कुलर रिंग है, मान लो एक रिंग है ये, ठीक है। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो इसके ठीक, अच्छा ये रिंग इनफॉर्म है, बिल्कुल क्या है, इनफॉर्म है, तो इनका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके सेंटर पर प्रेजेंट होगा, इसका सेंटर प्रेजेंट होगा, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। जबकि इस रिंग का पूरा मास तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में तो रिंग है ही नहीं, अंदर में तो बिल्कुल खाली पार्ट है। तब इस रिंग का पूरा मास तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास इसके ठीक जियोमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर है ना, बॉडी के बाहर है ना। तो ये बॉडी के शेप पर भी निर्भर करता है, किस तरह का बॉडी है, उसी के अनुसार सेंटर ऑफ मास उसकी आती है, कि बॉडी पर होगी कि बॉडी के बाहर होगी। देखो इस केस में बॉडी पर सेंटर ऑफ मास है और इस केस में बॉडी के बाहर है, ये चीज़ें बॉडी के बाहर ही तो है, इसका सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर है, अंदर में तो खाली है, बिल्कुल रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पर ही आया। तो इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि बॉडी पर हुई, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाइज ऑन द बॉडी, इट मे आल्सो लाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो लिख सकते हैं कि द
देखो सेंटर ऑफ मास हमने COM लिख दिया, मे बी प्रेजेंट ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकती है और बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि तुमने रिंग के केस में देखा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि जो सेंटर ऑफ मास होती है ना, जैसे मान लो इसको मिटाते हैं, एक दूसरी डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, भले यूनिफॉर्म मेरे से नहीं बनी हो बट यूनिफॉर्म इसको एज्यूम करो कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है। ओके, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगी, तो ठीक इसके सेंटर पर होगी, जिसको कि तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हो। सेंटर ऑफ मास ठीक इनके सेंटर पर होगी। ओके, हमने क्या किया कि बॉडी के राइट साइड वाले एंड पर ना कुछ और मास को ऐड कर दिया। बॉडी के राइट साइड वाले एंड पर क्या कर दिया हमने, कुछ और मास को हमने ऐड कर दिया। लो, कुछ और मास को ऐड कर दिया हमने। ओके, अब तो बॉडी यूनिफॉर्म रही नहीं, पहले यूनिफॉर्म था ना, हमने क्या किया, कुछ और मास को ऐड कर दिया, तो अब तो बॉडी यूनिफॉर्म रही नहीं। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट करेगा भाई, इधर शिफ्ट करेगा कि इधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा कि राइट शिफ्ट करेगा। ओके, किधर शिफ्ट करेगा ये, तो कि ऊपर शिफ्ट करेगा नीचे शिफ्ट करेगा, ये भी तो हो सकती है, ऊपर शिफ्ट करे नीचे शिफ्ट करे, लेफ्ट शिफ्ट करे राइट शिफ्ट करे। तो देखो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले तो उस बॉडी की तरफ शिफ्ट कर जाती है जिधर हेवी मास होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास की तरफ शिफ्ट कर जाता है। अच्छा, हेवी मास किधर है, इधर है, राइट एंड पर है कि लेफ्ट एंड पर है, तो राइट एंड पर है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से खिसक करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ये ताकत को देखता है भैया, किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितनी मास है, उधर ये शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि इधर मास ज़्यादा है ना, ये शिफ्ट कर जाएगा इधर। कितना शिफ्ट करेगा वो तो फॉर्मूला से निकालेंगे हम, बट यस ये हेवियर मास की तरफ शिफ्ट कर जाता है, हेवियर मास की तरफ शिफ्ट कर जाता है कौन, सेंटर ऑफ मास। और यदि ऐसा करें ना हम, जैसे मान लो शुरू में तो ये इन्फॉर्म था ना, तो चलो फिर से इसको इन्फॉर्म बनाते हैं, फिर से इन्फॉर्म बनाते हैं इसको, और सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं पे इसको ले आते हैं। देखो यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, अब ये इन्फॉर्म बॉडी है और सेंटर ऑफ मास इसके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से क्या करते हैं ना, बीच से कुछ पार्ट हटा देते हैं, इस स्ट्रिप के बीच से कुछ पार्ट हटा देते हैं, काट कर हटा देते हैं, हमने हटा दिया। ठीक है, बीच से कुछ पार्ट काट कर हटा दिया हमने। अब ये पार्ट खाली हो चुकी है, खाली हो चुकी है, मतलब क्या कि राइट एंड वाले पार्ट पर कम मास है और लेफ्ट एंड वाले पार्ट पर ज़्यादा मास है। मतलब इस बॉडी का राइट वाला एंड हल्का है और लेफ्ट वाला एंड भारी है। और सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट कर जाती है, क्या यहीं पर रहेगी क्या, नहीं, जैसे तुमने इसके साथ छेड़छाड़ किया ना, या मास ऐड करो या मास रिमूव करो, इसको पता चल जाती है किसको, सेंटर ऑफ मास को, कि तुम इस बॉडी में कुछ ना कुछ मास ऐड कर रहे हो या फिर कुछ तुम इस बॉडी से कुछ ना कुछ मास रिमूव कर रहे हो, तो इसको पता चल जाती है भाई। और ये क्या करता है, बस ये तो बोलेगा भाई मैं तो उधर ही रहूँगा जिधर हैवी मास हो, तो ये शिफ्ट कर जाएगा। ये इस पर तुम्हारा बस नहीं चल सकती है, तुम्हारा बस है भाई इसको काट कर निकाल दो, तो जैसे ही तुम काट कर निकालोगे इसका पता चल जाएगा और ये शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट करेगा, किधर, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि हेवियर मास किधर है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो ये यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पर कहीं चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं चला आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट करता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर पार्ट की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द हेवियर एंड, द सेंटर ऑफ मास is present
टुवर्ड्स द हेवियर मास। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर मास की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तीन बातें तुम ध्यान में रखना। कौन सा? पहला तो ये कि भाई सेंटर ऑफ मास, यदि बॉडी इनफॉर्म हो तो उनका सेंटर ऑफ मास उसके ठीक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कि सेंटर ऑफ मास में बी प्रेजेंट ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उसका बनावट कैसी है। ठीक है ना, उसके बनावट पर निर्भर करता है कि बॉडी पर प्रेजेंट होगा कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। तीसरी बात, सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर साइड की तरफ शिफ्ट करता है। तो आज का अपना लेक्चर यही तक रहने देते हैं। अभी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कुछ बाकी है। ठीक है ना, अभी इसका हम देखने वाले हैं वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन देखने वाले हैं। ओके, और कभी कभी हमने तो अभी पढ़ा, जो भी फॉर्मूला पढ़ा ना अभी, काउंटेबल मास के लिए पढ़ा। ठीक है ना, यदि मास काउंटेबल हो ना तो उनके लिए जो फॉर्मूला हमने जो लिखा वो फॉर्मूला अप्लाई होती है जो हमने लिखा। ठीक है, तो कभी कभी सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड को भी यूज किया जाता है। कब यूज करना पड़ता है, कहाँ यूज करना पड़ता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, फिर हम इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, उस और कहाँ जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन मेथड का, तो इस सभी बातों को देखने वाले हैं। तो आज इतना ही नोट कीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तब जाकर नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगी। और यस, साइंस है तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा भाई, साइंस है फिजिक्स है तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। जब तक आप पीछे से रिवाइज नहीं करोगे ना, आगे वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तुम्हारे पास देखो जितनी भी समय है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, आई डोंट नो तुम किस क्लास में हो, तो जितनी भी समय है ना, तो उतनी समय को अगर सही से यूज करो ना तो उतनी समय भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। बस चीज़ें देखती हो कि तुम कितना एफर्ट लगाते हो, तुम्हारी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी एफर्ट लगाते हो। और इतना बात समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में समय को लॉस नहीं कर सकते हो, समय को खो नहीं सकते हो, समय को बर्बाद नहीं कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में। कि हमारे वेद शास्त्र ये बोलते हैं कि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उसको व्यर्थ का गंवा सके। तो फिर तुम क्या चीज़ हो? किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है। यदि भगवान भी धरती पर आए हैं ना मानव के रूप में, तो उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो व्यर्थ गवा सके। यदि तुम भी अपना समय व्यर्थ गवाते हो ना, तो तुम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। किसी के पास समय नहीं होता है कि उस समय को व्यर्थ गवाए। तो समय को तो व्यर्थ कभी गंवाना ही नहीं चाहिए। जो समय का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो समय का पालन नहीं करता है, जीवन उनका अनुपालन नहीं करता है। जो समय को अनदेखा करते हैं, जीवन उनको अनदेखा कर देता है। तो समय को पालन करना पड़ेगा। किसी के पास भी समय नहीं होता। तुम सोचो कि मेरा एग्जाम 3 साल बाद है, मेरे पास बहुत है, मेरा एग्जाम 2 साल बाद है, मेरे पास बहुत समय है, तो तुम गलत सोच रहे हो। नहीं भाई, तुम्हारे पास 2 साल है ना, तो उस पूरे 2 साल को तुमको एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड यूज करना पड़ेगा। आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज आप सफलता से वंचित हो जाएंगे। आप समय का पालन नहीं करेंगे तो जीवन आपका पालन नहीं करेगा। आप समय का अपमान करेंगे तो जीवन आपका अपमान करेगा। आप समय का पालन नहीं करेंगे तो समय आपका अपमान करेगा। आप समय का बर्बादी करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय का पालन करना जरूरी है। समय को बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि आप समय बर्बाद करेंगे ना तो ये आपको बर्बाद कर देगा। तो तुम सोच लो, समय बर्बाद कर करके खुद को बर्बाद करना है या फिर समय का पालन करना है। तो तुम्हारे पास 2 साल भी समय है ना, 3 साल भी समय, आई डोंट नो तुम किस क्लास में हो, जितनी क्लास, तो तुम्हारे पास जो भी समय है ना तुम उसका यूज करो। 1 साल पर तुम्हारे पास समय है ना, तो तुम उसका पूरा यूज करो, पूरा भरपूर यूज करो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी नियति पर निर्भर करती है कि तुम कितना यूज करते हो, तुम कितना एफर्ट लगाते हो। पहली सफलता तो वहीं पर लिख दी जाती है भाई, तुम कितनी सच्ची नियत से एफर्ट लगाते हो।
तुम सच्ची नियत से एफर्ट नहीं लगाते हो, इसलिए सफलता से वंचित रह जाते हो। तुम समय का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए तुम सफलता से वंचित रह जाते हो। कोई भी व्यक्ति, मैं तुम्हारी स्पेशल कहानी नहीं बता रहा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। यदि तुम पालन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम समय का रिस्पेक्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति के पास इतनी समय नहीं होती है वो उसको व्यर्थ गवा सके। यदि किसी के पास 2 साल का समय सोच रहा है, 2 साल का समय है, यदि मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ, मेरे पास 3 साल का समय है जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए, नीट का एग्जाम देने के लिए, तो वो भी गलत फहमी में जी रहा है। उनके पास भी व्यर्थ समय गंवाने के लिए नहीं है। समय उनके पास भी नहीं है कि आप व्यर्थ गंवा सको। यदि आप बड़े सपने देखते हो तो कर्म भी बड़ा ही करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा बड़ा कर्म करना पड़ेगा? पूरा मोटा तगड़ा हो जाए क्या? खा पी के पूरा मोटा तगड़ा बड़ा बड़ा कर्म करे? बड़ा कर्म का मतलब ये नहीं खा पी के पूरा मोटा तगड़ा हेल्दी हो जाए ऐसे एकदम जिम उम जा करके, ठीक है। बड़ा कर्म करने का मतलब खूब परिश्रम करना। बड़ा कर्म आपकी भी है तो बड़ा कर्म इस देश में जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं ना, बड़े बड़े मंत्री हैं ना, उनका भी है। और बड़ा कर्म करने के लिए बड़ा पद पर होना जरूरी नहीं है कि भाई हम मंत्री हैं बहुत बड़े पद पर हैं तो हमारे ही कर्म को बड़ा माना जाएगा। हम ऑफिसर हैं बहुत बड़े पद पर है तो हमारे काम को, कर्म को बहुत बड़ा माना जाएगा। तुम्हारे कर्म को भी बहुत बड़ा माना जाएगा। तुम भी अपने कर्म को बड़ा बना सकते हो यदि तुम सच्ची नियत से परिश्रम करते हो, यदि तुम समय का व्यर्थ नहीं गवाते हो, सच्ची नियत से पूरी परिश्रम करते हो ना, पूरा उत्साह से, पूरा विश्वास के साथ यदि तुम परिश्रम करते हो, अपने कर्म करते हो ना, तो तुम्हारा कर्म बड़ा है। पूरा सच्चाई के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ तुम अपने कर्म करते हो ना, तो तुम्हारा भी कर्म बड़ा है। वैसे ही जैसे किसी बड़े अफसर का कर्म जो अपनी सच्चाई से कर्म करता है उनका कर्म बड़ा है, तो तुम्हारा भी कर्म उतना ही बड़ा है। जैसे एक सच्चे अफसर का कर्म बहुत बड़ा होता है, वो अपना कर्म निभा रहा होता है सच्चाई से। जैसे एक सच्चे मंत्री का कर्म बहुत बड़ा होता है, जैसे अपना वो कर्म निभा रहे होते हैं बहुत सच्चाई से, वैसे तुम्हारा भी कर्म बहुत बड़ा है यदि तुम अपनी कर्म निभा रहे हो पूरी ईमानदारी से, ठीक है ना। तो बड़े कर्म करने के लिए बड़े पद पर होना जरूरी नहीं है, बड़ी नियत लाने की जरूरत होती है। तुम खूब परिश्रम करते हो, खूब नियत के साथ परिश्रम करते हो, अच्छे नियत के साथ परिश्रम करते हो, ईमानदारी से अपना कर्म करते हो, तो तुम्हारा कर्म बड़ा है। तो बड़ी सफलता पानी है तो बड़ा कर्म करना पड़ेगा, मतलब पूरी परिश्रम करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस परिश्रम करनी पड़ेगी, सच्ची नियत रखनी पड़ेगी और समय का पालन करनी पड़ेगी। किसी भी कंडीशन में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जितनी भी पढ़ाई हो चुकी है ना अब तक, आप उसको रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा ताकि आपका नेक्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो रिवाइज करेंगे ना, तो रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।